हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए, यहाँ पर लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज़ का भाग 4, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन का भाग 4, जो कि इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और अन्य स्टेट की भी सभी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए, जो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है वो है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा? तो किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा, इन 4 अनुच्छेद में से? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 32। देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 32 को है। तो इसमें होता क्या है कि जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उनको संरक्षण देता है अनुच्छेद 32। जब भी उनका उल्लंघन होता है तो उनका संरक्षण अनुच्छेद 32 के आधार पर ही किया जाता है। देखिए, बात करें अनुच्छेद 17 की, तो उसमें है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 19 में है अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं, जबकि अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार। चलिए, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया हुआ है दूसरे प्रश्न में। स्टेटमेंट किसका है ये हमें बताना है। तो स्टेटमेंट जो है वो है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा गया है 1857 की क्रांति के बारे में। ये न ही प्रथम राष्ट्रीय संग्राम था, न ही ये राष्ट्रीय था और न ही ये स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने ये कहा? तो इसका जो सही आंसर इन 4 में से है वो है आर.सी. मजूमदार। देखिए, भारत के बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार भी आर.सी. मजूमदार। उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि इस आंदोलन के जितने भी नेता थे सब अपने निजी हितों के लिए लड़ रहे थे, राष्ट्र के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। देखिए, कार्ल मार्क्स ने इस आंदोलन के बारे में कहा कि यह राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष था। आ सकता है कि यह राष्ट्रीय जो 1857 की क्रांति है राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष था। किसने कहा? तो कार्ल मार्क्स ने। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, छोटा नागपुर पठार एक भारत का समृद्ध पठार है। बात करें खनिज की दृष्टि से तो सबसे ज़्यादा समृद्ध जो पठार है वो छोटा नागपुर का पठार ही है। तो किस राज्य में स्थित है छोटा नागपुर का पठार? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर वो है झारखंड। देखिए, झारखंड में स्थित है और जो दामोदर नदी बहती है वो इसी पठार के अंदर से होकर बहती है। उसकी जो भ्रंश घाटी है वो इसी पठार में स्थित है। चलिए, अगला जो प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 124। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी 124 के अंतर्गत है और उसके जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो भी 124 के अंतर्गत है। बात करें अगर अनुच्छेद 127 की, तो इसके अंतर्गत है तदर्थ न्यायाधीश। अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट में 30 न्यायाधीश हैं और पद खाली है, 30 न्यायाधीश में कुछ पद खाली हैं, तो उनको पूरा करने के लिए राष्ट्रपति किसी भी उच्च न्यायालय से न्यायाधीश बुलाकर यहाँ बैठा सकता है, उनका कोरम पूरा कर सकता है। अनुच्छेद 126 में ये है कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात की गई है कि अगर माना मुख्य न्यायाधीश का पद खाली है तो राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए किसी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना सकता है कार्यकारी रूप से। और जो अनुच्छेद 128 है उसमें है सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश की उपस्थिति। अर्थात अगर किसी न्यायाधीश का सेवानिवृत्ति हो चुकी है, उसका रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ समय के लिए उसे वापस बुला सकता है। तो चलिए, अगला प्रश्न है, अकबर ने किस वर्ष से इलाही संवत शुरू किया? तो देखिए, अकबर ने भी एक संवत चलाया था, जैसे भारत में संवत चले थे विक्रमी संवत या बात करें शक संवत, तो ऐसे ही एक संवत चला था अकबर ने भी चलाया, वो था इलाही संवत। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1583 में। देखिए, 1583 में अकबर ने इलाही संवत चलाया, जबकि इससे एक वर्ष पहले 1582 में अकबर ने दीन इलाही, जो अपना धर्म था ईश्वरवाद पर आधारित, उसको चलाया था। बात करें इलाही संवत की, इसके बाद क्या परिवर्तन हुआ? तो इसके बाद परिवर्तन ये हुआ कि अकबर की मुद्राओं से कलमा और खलीफा का जो विवरण होता था वो हटा दिया गया और उन पर सूर्य और चंद्र का जो मतलब यश होता है उसको लिखा गया, सूर्य और चंद्र अंकित किए गए उसके सिक्कों पर। अगला प्रश्न, जम्मू से श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो देखिए, जम्मू से होकर श्रीनगर जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है बनिहाल। देखिए, जम्मू से श्रीनगर अगर आपको जाना है तो आपको बनिहाल दर्रे से ही गुजरना होगा। अगर बात करें हम जोजिला दर्रे की, तो जोजिला से श्रीनगर से लेह जाया जाता है। श्रीनगर से लेह हम जोजिला दर्रे के रास्ते जा सकते हैं। और बुर्जिल दर्रे की बात करें तो गिलगिट से श्रीनगर जाने के लिए हमें बुर्जिल दर्रे को पार करना होगा, गिलगिट से श्रीनगर। अब मैं फिर से बता देता हूँ, जोजिला में हम जाते हैं श्रीनगर से लेह, बनिहाल में जम्मू से श्रीनगर, जबकि बुर्जिल में गिलगिट से श्रीनगर। तो आपको ये नोट करना है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय इनमें से है? तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर बनता है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। देखिए, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। स्थापना हुई थी 1866 में
और 2016 में शायद इसने 150 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं। तो ये भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न, मैं समाजवादी हूँ किसका कथन है? देखिए कथन यहाँ पर है, मैं समाजवादी हूँ, किसका ये कथन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जवाहरलाल नेहरू का। अगला हमारा प्रश्न, मैंगो शावर को कर्नाटक में क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि मैंगो शावर किसे कहते हैं। मैंगो शावर कहते हैं उस वर्षा को जो मानसून से पूर्व में आती है पश्चिमी घाट पर। मतलब मानसून शुरू होने से हमारे जून में मानसून शुरू होने से पहले जो वर्षा अप्रैल मई में आती है पश्चिमी घाट पर, उसको कहते हैं मैंगो शावर। बात करें अगर मैंगो शावर की, तो उसको कर्नाटक में कहा जाता है चेरी ब्लॉसम। देखिए चेरी ब्लॉसम उसको कर्नाटक में कहा जाता है, जबकि केरल में उसको कहा जाता है फूलों वाली बौछार। और बात करें अगर इस यहाँ पर दो जो लिखे गए हैं ऑप्शन, काला बैसाखी और नॉर्वेस्टर, तो ये कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु में बंगाल और असम में होने वाली वर्षा को। चलिए अगला हमारा प्रश्न, संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? देखिए तिरंगे को कब संविधान द्वारा स्वीकार किया गया, किस दिन स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो है 22 जुलाई 1947। देखिए 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया। जबकि बात करें हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की, तो 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 1950 यहाँ पर होना चाहिए था, उस दिन यहाँ स्वीकार किया गया राष्ट्रगान और गीत को। जबकि बात करें संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार करने की, तो 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ खत्म हुआ? तो देखिए टीपू सुल्तान हैदर अली का नाम आपने सुना होगा, वो थे मैसूर के शासक। तो इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, तो तीन युद्ध हुए थे, जो 4 युद्ध हुए थे, जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। तो उनमें जो पहला था वो किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो यहाँ पर मद्रास की संधि के साथ पहला युद्ध समाप्त हुआ था। बात करें दूसरे युद्ध की, तो वहाँ पर मंगलौर की संधि, तीसरा युद्ध श्रीरंगपट्टनम, और चौथा टीपू की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ। यहाँ पर कोई संधि नहीं हुई थी चौथे युद्ध में। तो पहले 3 में मद्रास, मैंगलोर और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी है एशिया की सबसे लंबी नदी? अगर बात करें विश्व की, तो नील विश्व की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अगर एशिया की बात की जाए, तो एशिया में जो यांगटी जी जो नदी है वो है एशिया की सबसे लंबी नदी, जो चीन में बहती है। इसकी कुल लंबाई है 6380 किलोमीटर। और सबसे प्रमुख फैक्ट इस पर यह है कि इस पर विश्व का सबसे बड़ा बांध अभी निर्मित है, जहाँ से सबसे ज़्यादा बिजली प्रोडक्शन होता है, वो है थ्री गॉर्ज डैम। थ्री गॉर्ज जो डैम है, थ्री गॉर्ज डैम, वो है इसी नदी पर। देखिए अगला हमारा प्रश्न, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए राज्यों का जब संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है राष्ट्रपति शासन? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न, खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो देखिए खेड़ा एक जगह है गुजरात में, जहाँ पर गांधी जी ने अपना एक आंदोलन किया था, एक सत्याग्रह किया था। तो कब ये हुआ था? ये हुआ था 1918 के प्रारंभिक महीनों में खेड़ा सत्याग्रह। यहाँ पर हुआ क्या था कि फसल खराब होने से किसानों को लगान देने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अंग्रेज़ लगान वसूल कर रहे थे। तो गांधी जी के यहाँ आने से यहाँ पर लगान उन्हीं से लिया गया जो सिर्फ देने के लायक थे, या जिनमें इतनी क्षमता थी, बाकी से लगान नहीं लिया गया जब यहाँ पर आंदोलन हुआ। तो यह था गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। इससे पहले उन्होंने चंपारण किया था, लेकिन वो उतना मतलब इतना ज़्यादा इन्वॉल्व वो उसमें किसान के तौर पर नहीं थे, या उनकी मांगे किसान के लिए उतनी ज़्यादा वो नहीं थी, किसान के हिसाब से नहीं थी, वहाँ पर कुछ और ही हुआ था। जबकि बात करें दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए अगला प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है दुलहस्ती परियोजना? तो इसका जो सही आंसर है वो है चिनाब। देखिए चिनाब की बात करें तो JNK में ये बहती है, और इस पर ही स्थित है यहाँ पर दुलहस्ती परियोजना। कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत की बात करता है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है कि अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, या अस्पृश्यता जो है वो कानूनी जो है उस पर रोक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बात की गई है अस्पृश्यता के अंत की। अगला प्रश्न, इनमें से किस एक का मकबरा भारत में नहीं है? तो देखिए मृत्यु के बाद बनता है मकबरा, तो इनमें से किस एक शासक का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है? तो सोचिए इसका जो सही आंसर हो वो है जहांगीर। देखिए जहांगीर, इससे पहले अगर हम बात करें हुमायूं की, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, वहाँ पर सबसे अधिक जो दिल्ली के शासकों, या दिल्ली का जो जो मुगल वंश के सबसे अधिक लोगों का जो मकबरा है, वो हुमायूं के मकबरे के अंदर ही स्थित है। बात करें अकबर की, तो सिकंदराबाद में अकबर का मकबरा है। शेरशाह सूरी की बात करें तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। जबकि जहांगीर का मकबरा
लाहौर शाहदरा में स्थित है। अगला हमारा प्रश्न, कौन सा एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो देखिए, चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की, तो रूपांतरित चट्टान का जो उदाहरण है वो यहाँ पर है। नाइस। देखिए, बात करें अगर चट्टानों की, तो जो पहले 2 हैं ग्रेनाइट और बेसाल्ट, वो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, जबकि जो चूना, हाँ, और जो चूना पत्थर है वो है परतदार चट्टान का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से के संविधान से प्रेरित हैं? तो हमारे संविधान में वर्णित हैं नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो किस देश के संविधान से प्रेरित हैं नीति निर्देशक तत्व? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयरलैंड। देखिए, नीति निर्देशक तत्व वो थे जो सरकार को प्रेरणा देते हैं कि अभी अभी जो संविधान बनाते समय जिस भारत की जो वो नहीं थी, मतलब ऐसी कंडीशन नहीं थी कि वो बहुत सारी चीज़ों को लागू कर सके, अपनी जनता के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सके। तो भविष्य के लिए उन चीज़ों को छोड़ दिया गया कि भविष्य में हमें ये काम करने हैं, जब हम इस लायक होंगे या हमारे पास इस लायक आर्थिक स्थिति होगी तो हम इन कामों को जनता के लिए करेंगे। तो उन्हें ही हम कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है, आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ पर होना चाहिए था आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1815। देखिए, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। उद्देश्य था इसका एकेश्वरवाद को फैलाना और हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना। तो देखिए, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। यहाँ पर हमने हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया, बहुत सारे क्वेश्चन हमको उसके अंदर से जानने के लिए मिले। तो देखिए दोस्तों, जुड़े रहिए, हमेशा देखते रहिए हमारा वीडियो, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।